हाय फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द अकाउंटिंग फॉर स्पेयर पार्ट्स, सर्विस इक्विपमेंट, स्टैंड बाई इक्विपमेंट एंड सिमिलर आइटम्स। क्योंकि IFRS जितने भी IFRS हैं वो सब साइलेंट है इस टॉपिक के ऊपर कि उसकी अकाउंटिंग, स्पेयर पार्ट्स की अकाउंटिंग या सर्विस इक्विपमेंट की अकाउंटिंग या स्टैंड बाई इक्विपमेंट की अकाउंटिंग कैसे की जाए। तो बेसिकली इसके अंदर दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है कि हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करें और प्रेजेंट कैसे करें, स्पेयर पार्ट्स को और सर्विस इक्विपमेंट को और स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स को। उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करें या प्रेजेंट करें एज अ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट अंडर IAS 16, या फिर उसको रिकॉग्नाइज या प्रेजेंट करें एज अ इन्वेंट्री। दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, फर्स्ट इशू। एंड सेकंड इशू इज अगर हम लोग ने सपोज उस स्पेयर पार्ट्स को एज अ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट दिखा दिया IAS 16 में, तो उसको डेप्रिशिएट कैसे करें। तो दो इशू हम लोगों को आज डिस्कस करने हैं। तो पहला इशू हम लोग लेते हैं कि रिकॉग्निशन कैसे करना है उसका। तो रिकॉग्निशन या तो IAS 2 में रिकॉग्निशन होगा उसका एज अ इन्वेंट्री, या तो फिर उसका रिकॉग्निशन होगा IAS 16 में अंडर प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। लेकिन हम लोग जो IAS सिलेक्ट करेंगे उसमें बहुत हम लोगों को केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने गलत IAS सिलेक्ट कर लिया तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सीरियस इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इनकरेक्ट मेजरमेंट हो जाएगा हमारे स्पेयर पार्ट्स का। मेजरमेंट पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि IAS 2 में मेजरमेंट का तरीका अलग है और IAS 16 में मेजरमेंट का तरीका अलग है। IAS 2 बोलता है कि आपको मेजर कैसे करना है, कॉस्ट ऑफ एन आरओ व्हिचएवर इज लेस, और IAS 16 बोलता है कि आपको मेजरमेंट कैसे करना है, इनिशियल मेजरमेंट करना है कॉस्ट बेसिस पे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करना है आपको कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मेथड। और सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंप्लीकेशन पड़ेगा कि अगर आपने गलत IAS सिलेक्ट कर लिया तो इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगा आपके स्पेयर पार्ट्स का। प्रेजेंटेशन कैसे, मान ली सपोज IAS 16 आपने सिलेक्ट किया तो आप कहाँ उसको प्रेजेंट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नॉन करंट एसेट्स की तरह से। और अगर IAS 2 आपने सेलेक्ट किया तो उसका अकाउंट फॉर कहाँ करोगे, करंट एसेट्स के तरीके से। तो रॉन्ग सिलेक्शन IAS का इंप्लीकेशन डाल सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जितने भी स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग एज ए इन्वेंट्री दिखा सकते हैं। लेकिन IAS 16 पैरा 8 बोलता है कि वो स्पेयर पार्ट्स जो डेफिनेशन फुलफिल कर रहे हैं प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की, उसको हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे IAS 16। तो हम लोग सिंपली सारे के सारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसको एज ए इन्वेंट्री नहीं दिखा सकते। अगर स्पेयर पार्ट्स प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन फुलफिल करते हैं तो उसको IAS 16 में ही दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग के पास दो एस्पेक्ट हम लोग को चेक करने पड़ेंगे। पहला एस्पेक्ट है पर्पस ऑफ द स्पेयर पार्ट, किस पर्पस के लिए वो स्पेयर पार्ट यूज हो रहा है। दूसरा टाइम एस्पेक्ट। तो पर्पस क्या बोलता है कि अगर हम लोग स्पेयर पार्ट को कंज्यूम कर रहे हैं इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर हम लोगों ने स्पेयर पार्ट्स को रखा हुआ एज अ मर्चेंडाइज फॉर रीसेल। तो ये हम लोग स्पेयर पार्ट्स कैसे दिखा सकते हैं, IAS 2 में एज ए इन्वेंट्री। अदरवाइज हम लोग कैसे दिखाएंगे, अंडर प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। दैट इज द पर्पस ऑफ स्पेयर पार्ट एस्पेक्ट। और सेकंड एस्पेक्ट इज द टाइम एस्पेक्ट। मतलब अगर मान लो सपोज हमने एक कोई स्पेयर पार्ट है हमारा, अगर वो अवेलेबल है मोर देन 1 पीरियड के लिए, तो देन विल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। अदरवाइज हम लोग उसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे, इन्वेंट्री में। तो ये दो एस्पेक्ट के बेसिस पे हम लोग IAS 2 और IAS 16 में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके साथ के साथ हम लोगों को एक और देखना पड़ेगा, एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हम लोग के पास जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल बैकअप इंजन हो गया हमारा, वो उसकी जो कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है, सिग्निफिकेंट एक्विजिशन कॉस्ट होती है। तो हम लोग देख के ही मालूम चल रहा है कि हम लोग उसको कहाँ अकाउंट फॉर करेंगे, अंडर प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास टूल्स होते हैं, हमारे पास जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं फॉर मोर देन 1 पीरियड, लेकिन इसकी जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। तो हम लोग को यहाँ पे एक मैटेरियलिटी कंसेप्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा। मैटेरियलिटी कंसेप्ट में क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे लूज टूल्स हैं या जो हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं, इवन दो वो मोर देन 1 पीरियड के लिए अवेलेबल है, लेकिन एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है। अच्छा, एक्विजिशन कॉस्ट जो होगी वो हम लोग चेक करेंगे सिंगल एसेट्स बेसिस पे और एग्रीगेट बेसिस दोनों पे।
तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल की तरह से देखते हैं कि मान लो सपोज मेरे पास में एक रिंच है या फिर एक स्क्रू ड्राइवर है, वो हम लोग ने खरीदा एक स्क्रू ड्राइवर और एक रिंच, उसकी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन उसका जो पीरियड है अवेलेबल यूज पीरियड है वो मोर देन 1 पीरियड है। उसको हम लोग कहाँ अकाउंट फॉर करना चाहिए, टाइम एस्पेक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत कम है, तो आपके लिए इकोनॉमिकल क्या रहेगा, आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, सिंपली राइट ऑफ कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर आपने मान लीजिए सपोज 20,000 रेंचेस खरीदे हैं, 15,000 स्क्रू ड्राइवर्स खरीदे हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत मटेरियल है, अब हम इस 15,000 रेंचेस या 15,000 स्क्रू ड्राइवर्स की कॉस्ट सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ नहीं कर सकते। इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट में, क्योंकि ये दोनों चीजें फुलफिल कर रहा है। मटेरियल कंसेप्ट भी हमारा फुलफिल हो रहा है इससे, क्योंकि सब्सटेंशियल कॉस्ट है, और प्लस इसका जो टाइम एस्पेक्ट है मोर देन 1 पीरियड वो भी फुलफिल हो रहा है। अभी इसी से हम लोगों को एक और कंसिडरेशन देखना पड़ेगा, यूनिट ऑफ अकाउंट। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ अकाउंट? तो यूनिट ऑफ अकाउंट का कंसेप्ट दिया हुआ है पैरा 9 ऑफ IAS 16 में। वो क्या बोलता है? तो पैरा 9 ऑफ IAS 16 सेज दैट इट्स अप टू एन एंटिटी टू डिटरमाइन हाउ इट विल अप्लाई द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया whether to an individual assets or to an group of assets on an aggregate basis। आप एक एसेट्स आपने खरीदा, अब उसको इंडिविजुअल बेसिस पे भी दिखा सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर ग्रुप ऑफ एसेट एग्रीगेट बेसिस पे भी दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक रिंच खरीदा, आपने एक स्क्रू ड्राइवर खरीदा $5 का, आप उसको सिंपली, क्योंकि वो प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, मोर देन 1 पीरियड के लिए अवेलेबल हो रहा है, तो आप उसको एक एसेट दिखा सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड, मान लीजिए सपोज आपने 15,000 स्क्रू ड्राइवर्स खरीदे, तो 15,000 स्क्रू ड्राइवर को आप क्या कर सकते हो, 15,000 एसेट्स दिखा सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। दैट इज द ऑन इंडिविजुअल बेसिस हो गया हमारे पास में, या फिर एग्रीगेट बेसिस पे एक एसेट दिखाएंगे और सम टोटल करेंगे पूरी टोटल कॉस्ट को। मान लीजिए सपोज 15,000 हमने स्क्रू ड्राइवर्स खरीदे एट द रेट ऑफ 5 ईयर्स, तो 75,000 एक एसेट्स होगी मेरे पास, और उसकी कॉस्ट जो आएगी 75,000 आएगी। मेरे पास दोनों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है कि आप 15,000 एसेट्स दिखाओ $5 की, और दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में कि आप एक एसेट दिखाओ 75,000 की। ये किसने अलाउ किया है? IAS 16 पैरा 9 ने अलाउ किया हुआ है। लेकिन आप खुद से सोचो कि जो ऑप्शन 1 है हमारे पास में 15,000 एसेट्स अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएंगे, दैट वुड बी इकोनॉमिकल। तो हम लोग के लिए सही क्या रहेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप एक एसेट दिखा सकते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट, और उसकी जो कॉस्ट होगी 75,000 होगी। अंडरस्टूड? दिस इज द यूनिट ऑफ अकाउंट्स मेथड। नाउ सेकंड एस्पेक्ट, अभी तक हम लोग किसकी अकाउंटिंग देख रहे थे, स्पेयर पार्ट्स की, सर्विस इक्विपमेंट की अकाउंटिंग देख रहे थे, किस तरह से करेंगे, अंडर इन्वेंट्री करेंगे या फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह से करेंगे। अभी आता है हमारे पास में मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब कुछ बिजनेसेस के अंदर मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री हम लोग को रखनी पड़ती, मेंटेन करनी पड़ती टू ऑपरेट द एसेट्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं रिफाइनरी बिजनेस का, तो रिफाइनरी जो होती है उसमें मिनिमम लेवल हम लोगों को क्वांटिटी मेंटेन रखनी पड़ती है ऑयल की, टू ऑपरेट द मशीनरी, ताकि मशीन क्या करते रहे, ऑपरेट करती रहे। और वो ऑयल तब तक उस मशीन के अंदर रहेगा, उस रिफाइनरी के अंदर तब तक रहेगा जब तक उसका ऑपरेशन सीज नहीं कर जाता, बंद नहीं हो जाता उसका ऑपरेशन उस प्लांट का। सो अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो मिनिमम लेवल ऑफ ऑयल है जो रिफाइनरी में डाला है, मान लीजिए सपोज एग्जांपल की तरह देखते हैं कि हम लोग एक बार में जो ऑयल डालते हैं रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करने के लिए वो 2000 लीटर डालते हैं, और मिनिमम 500 लीटर तो ऑयल उसमें होना ही चाहिए हमेशा। तो आपने 2000 लीटर ऑयल डाला, जब वो 500 लीटर्स रह गया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1500 लीटर्स फिर डालना पड़ेगा रिफाइन करने के लिए, फिर वो कंज्यूम हो जाएगा, फिर वो 500 लीटर जब रहेगा, फिर आपको 15,000 लीटर फिर से आपको डालना पड़ेगा रिफाइन करने के लिए। तो 500 लीटर तो हमेशा मशीन के अंदर रहना ही चाहिए, दैट इज द मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तब उस ऑयल को जो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री उसको कैसे अकाउंट फॉर करें, एज अ इन्वेंट्री या फिर एज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्योंकि वो कंज्यूम नहीं हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस में, और जो ऑयल है वो नेसेसरी है फॉर द प्लांट्स ऑपरेशन, और जब तक प्लांट बंद नहीं हो जाता तब तक वो ऑयल उस मशीन के अंदर रहेगा ही रहेगा। तो उसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी, मोर देन 1 पीरियड। उस 500 लीटर ऑयल की
यूजफुल लाइफ हो गई 1 ईयर। तो अगर 1 ईयर हो गई तो उसको हम लोग कहाँ अकाउंट फॉर करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। सो इन अ क्रक्स जो मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री होती है किसी भी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, वो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। और उसके अलावा जो ऑयल डालेंगे दैट विल बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री। तो ये माली सपोज ईयर एंड पे जा करके उस मशीन के अंदर, रिफाइनरी के अंदर 31 दिसंबर को 700 लीटर्स ऑयल है रिफाइन करने के लिए, तो जिसमें से 500 लीटर विल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड एक्स्ट्रा 200 लीटर्स विल बी ट्रीटेड एज इन्वेंट्री। तो इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री का। अभी सेकंड पार्ट आता है हमारे पास में कि अगर मान ली सपोज हमने जो स्पेयर पार्ट है उसको हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की तरह दिखा दिया है, तो उसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे। तो हम लोग उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा 2 तरह से, कि जो स्पेयर पार्ट है वो क्रिटिकल स्पेयर पार्ट है कि वो कैपिटल स्पेयर पार्ट है। अभी बात आता है कि क्रिटिकल स्पेयर पार्ट क्या होता है, कैपिटल स्पेयर पार्ट क्या होता है। तो वो डिपेंड करता है एसेट्स स्पेयर पार्ट के नेचर के ऊपर। अगर स्पेयर पार्ट हम लोगों ने रखा हुआ है फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द मशीनरी विदाउट इंटरप्शन, जैसे ही मशीन खराब होगा, मशीन का वो स्पेयर पार्ट खराब होगा, हम तुरंत चेंज कर देंगे ताकि मशीन रुके ना काम करने से, उसका ऑपरेशन ना रुक जाए बीच में, इसलिए हमने वो स्पेयर पार्ट रखा हुआ है। दैट्स कॉल्ड द क्रिटिकल स्पेयर पार्ट। और क्रिटिकल स्पेयर पार्ट को हम लोग कैसे डेप्रिशिएट करेंगे, इमीडिएट बेसिस पे। जिस दिन हम लोग ने उस स्पेयर पार्ट को खरीदा उसी दिन से हम लोग डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देंगे। और सेकंड इज अ कैपिटल स्पेयर पार्ट। कैपिटल स्पेयर पार्ट का मतलब क्या होता है, इफ यू कीप द स्पेयर पार्ट टू बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट पार्ट ऑफ द सम फ्यूचर टाइम। हम लोगों ने स्पेयर पार्ट खरीदा, 1 साल बाद हमें पता है कि हम लोग को वो स्पेयर पार्ट जो मशीन में लगा हुआ है उसको चेंज करके नया स्पेयर पार्ट लगाना पड़ेगा, वो रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए है। मेरा यहाँ पे पर्पस चेंज हो गया, नेचर चेंज हो गया स्पेयर पार्ट का। वहां पे क्या था, विदाउट इंटरप्शन, यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट। तो अगर रिप्लेसमेंट पर्पस के लिए है, यूज हो रहा है रिप्लेसमेंट पार्ट की तरह से, तो दैट विल कैपिटल स्पेयर पार्ट। अगर कैपिटल स्पेयर पार्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे जब हम उसको इंस्टॉल कर देंगे मशीन के अंदर। 1 साल बाद इंस्टॉल करेंगे तो डेप्रिसिएशन 1 साल के बाद से स्टार्ट करेंगे। तो इन अ क्रक्स डेप्रिसिएशन कैसे, किस दिन से लगाना स्टार्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है कि स्पेयर पार्ट का नेचर कैसा है, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट है या फिर कैपिटल स्पेयर पार्ट है। क्रिटिकल होगा तो स्टार्ट कर देंगे इमीडिएट बेसिस पे, जिस दिन खरीदा उसी दिन से। और कैपिटल स्पेयर पार्ट है मतलब रिप्लेसमेंट पार्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे किस दिन से अकाउंट फॉर करना, किस दिन से डेप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, जिस दिन उसको रिप्लेस कर देंगे। 1 साल बाद या 6 महीने में जब भी रिप्लेस करेंगे उस दिन से हम लोग डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे। नाउ द केस स्टडी इज ओवर। होप्स आपको पूरी केस स्टडी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय।